नमस्कार। भाषा, संस्कृति और विरासत की जब भी बात की जाएगी तो एक संस्था का नाम सबसे पहले आता है, डोगरी संस्था जम्मू। सन 1944 में डोगरी संस्था की नींव रखी गई थी बसंत पंचमी के पावन पर्व पर। पिछले 78 वर्षों से यह संस्था लगातार भाषा और सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और प्रसार में निरंतर लगी हुई है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनसे बेहतर डोगरी संस्था जम्मू के लंबे सफ़र के बारे में और कोई बात नहीं कर सकता। खुद भी सुप्रसिद्ध हिंदी और डोगरी के लेखक हैं। 2 बार कन्वीनर साहित्य अकादमी न्यू दिल्ली के रहे हैं और काफ़ी वर्षों से डोगरी संस्था जम्मू के प्रधान हैं। आप समझ ही गए होंगे, प्रोफेसर ललित मगोत्रा। सर, आपका एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद राजेश्वर जी मुझे मौका देने के लिए। मैंने आपके ये जो आप करते हैं इंटरव्यू, ये कुछ देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। सर, एक प्रयास है अस्तित्व को तलाशने का भाषा और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप फिजिक्स हाई एनर्जी के प्रोफेसर रहे, इंग्लिश में ज़्यादातर कार्य किया, बतौर साइंटिस्ट स्वीडन में भी रहे कुछ वर्ष, लेकिन डोगरी भाषा, अपनी मातृभाषा के प्रति इतना रुझान कैसे? मैं ये समझता हूँ कि जो व्यक्ति की अपनी जड़ें हैं ना, जो उसके रूट्स हैं, वो असल में उसकी भाषा, मातृभाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। ये बात जब कही जाती है तो काफ़ी बार ये समझा जाता है कि किसी एक भाषा से जुड़े होने का मतलब है आप बाकी भाषाओं को पसंद नहीं करते। मेरा कम से कम ऐसा सोचना नहीं है और मैं ये जानता हूँ कि जितने भी अच्छे साहित्यकार हैं, सहृदय साहित्यकार हैं, वो सभी भाषाओं को प्यार करते हैं, सभी संस्कृतियों को प्यार करते हैं। तो मेरे लिए ये तो एक सौभाग्य है कि हमारे हिस्से डोगरी आ गई। और मैं तो समझता हूँ कि जैसे अगर एक जो संवेदनशील व्यक्ति है या साहित्यकार है, उसके लिए या मानवता प्रेमी है, उसके लिए सारा संसार, ये सारी दुनिया एक उद्यान है, एक बहुत बड़ा बाग है। मेरा मतलब बाग फूलों वाला भी है, जंगल भी हैं इसमें, वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ बाग भाषाओं का उद्यान, संस्कृतियों का उद्यान। और जैसे हर संस्कृति के अपना अलग किस्म के फूल है, आप ऐसे समझिए कि इस उद्यान में हर भाषा अपने फूल के तौर पर। और जैसे फूल में खुशबू, सुगंध ये होती है रची पची, और उसके एवोल्यूशन में वक्त लगता है एक फूल बनने में। कुदरत ने जब एक फूल बनता है तो हज़ारों साल लगते हैं उसको वैसा बनने में। ऐसे ही एक भाषा के बनने में हज़ारों साल लगते हैं। अगर उसमें प्रकृति की तरफ से कुछ योगदान होता है तो भाषा के बनने में उस इलाके के लोगों का, उस इलाकों की संस्कृति का, वहाँ के लोगों की सोच का, वहाँ के लोगों की भावनाओं का, वहाँ की हिस्ट्री का, ये सारी उस भाषा में जाती है। और इस फूल को बचा के रखना, अगर आप ये सारे, हम सब का कर्तव्य है। तो बाय चांस हमारे पास ये है और ये खूबसूरत है, तो इसलिए ये एक सौभाग्य है कि हम डोगरी से जुड़े हैं। आप भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। ये तो नहीं है इसका मतलब कि मैं हिंदी में नहीं लिखता या आप नहीं लिखते, हिंदी में भी लिख लेते हैं। और अगर उर्दू में हाथ तंग नहीं होता तो उर्दू में भी लिख लेते, क्योंकि हमारी सोच का काफ़ी हिस्सा उर्दू में है। तो इसलिए ये तो डोगरी के साथ जुड़े होना मेरा सौभाग्य है। रहा सवाल मेरे साइंटिस्ट होने का, वैज्ञानिक होने का, फिज़िक्स के टीचर होने का, तो वो अपने आप में
मैं ये समझता हूँ कि वो एक अलग चीज़ है। अब कोई आदमी कोई प्रोफेशन करता है और उसके साथ उसको भाषा का प्यार है, तो दीज आर नॉट टू कंट्राडिक्टरी थिंग्स। लेकिन एक चीज़ है सर, इसमें डोगरी साहित्य के लिए अच्छी बात हुई कि एक साइंटिस्ट ने कहानियाँ लिखी और साइंटिफिक अप्रोच के साथ जो कहानी लिखी गई आपकी, वो डोगरी साहित्य में अपना एक अलग मुकाम रखती हैं। और ये बड़ी त्रासदी की बात है कि एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, भाषा जैसे आपने खुद कहा कि वर्षों सदियां लगती हैं फैलने में, फलने फूलने में, लेकिन भाषा लुप्त होने में वक्त नहीं लगता अगर उसका अनादर किया जाए तो। सर एक सर्वे हुआ, उसके मुताबिक विश्व भर में 1500 मातृभाषाएं इस सदी के अंत तक लुप्त हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। डोगरी भाषा के बारे में भी जो चिंतक हैं वो बात करते हैं कि डोगरी भाषा बोली नहीं जा रही है, लेकिन डोगरी संस्था अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस दिशा में बढ़ चढ़ कर कार्य भी कर रही है। इसके बारे में थोड़ी और रोशनी डालिए। देखिए, डोगरी संस्था का प्रधान होने के नाते मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मैं उसको एक सादा शब्दों में कहूँगा कि हम सभी लोग, अगर मैं प्रधान हूँ तो आप उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम जो साधन भी हो सके, जो भी तरीका हो सके, उसको इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके अपनी इस भाषा को समृद्ध करने की, इसको अच्छा बेस देने की, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की, इसको लोकप्रिय करने की हम पूरी कोशिश करें। उसी के लिए हम ये सारे साधन करते रहते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा, उसी से जोड़ता हूँ कि हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर इस भाषा के साथ जुड़े हैं और अगर हम साहित्य रचते हैं, हमें साहित्य से प्रेम है और हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस भाषा को बचा के रखें। और सिर्फ बचा के नहीं रखें, इसको म्यूज़ियम की चीज़ नहीं बनने देना है। ये बहुत से लोग साहित्य, संस्कृति, विरासत को ऐसे रोक बनाने की कोशिश करते हैं जैसे म्यूज़ियम में रखने की चीज़ हो। ये ज़िंदा जागती चीज़ होनी चाहिए, हमारे जीवन के साथ जुड़ी होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन की गतिविधियों के साथ हमारी भाषा, हमारी संस्कृति जुड़ी नहीं होगी, ये बची नहीं रह सकती। और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, बहुत सी भाषाएं ख़त्म होने के कागार पर हैं, मैं जानता हूँ। हमसे ज़्यादा इस बात को कौन जानता है। हमें पता है बच्चे डोगरी बोलने में हिचकिचाते हैं, नहीं भी बोलते। लेकिन इस क्षेत्र में रहते हुए राजेश्वर जी, आपने भी महसूस किया होगा, मैंने किया है कि एक तरफ वो वाली लहर चल रही है कि लोग अपने बच्चों को हिंदी बुलवाना चाहते हैं, अंग्रेज़ी बुलवाना चाहते हैं, ये सब कुछ है, और बच्चे बोलते भी नहीं डोगरी। लेकिन दूसरी तरफ वो लहर भी चल रही है कि आजकल बच्चे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे टूटी फूटी डोगरी सही, गलत सलत डोगरी सही, जो हमारे जैसे लोग हैं या मेरे साथी हैं वो स्पेलिंगों की गलतियाँ ही निकालते रहते हैं, तो वैसी सही। लेकिन उनमें एक दृढ़ इच्छा है कि अपनी भाषा से जुड़ना है। तो जब ये ऐसी हमें अपनी भाषा में गाना गाना है, अपनी भाषा में कुछ काम करना है, इंटरव्यू करने हैं, जोक करने हैं, ये वो कितना कुछ हो रहा है, ये दिखाता नहीं है कि हमारे नौजवानों में कितनी ऊर्जा है इस दिशा में। ये एक पॉजिटिव साइन है। दूसरा, वो भी इम्पॉर्टेंट है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि डोगरी भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल में शामिल हुई। बहुत से लोगों ने पूछा था उस वक्त, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है, क्या हो गया। और पहले 8-9 साल हमें सवाल पूछे जाते रहे कि जी हो गई, क्या हुआ, आपने क्या किया। अच्छा, जैसे ये भी एक अजीब बात है, डोगरी के लिए हर डोगरे को कुछ करना चाहिए, ना कि किसी एक ही संस्था का काम है कि ये कोई सरकारी तो है नहीं कि पैसे मिलते हैं। हम लोग भी अपने जोश से, अपने उत्साह से कर रहे हैं, सभी को करना चाहिए। लेकिन अब आहिस्ता 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 अब डोगरी बन गई आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेट की, ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा,
डोगरी के बारे में अब ये फैसले हो चुके हैं कि डोगरी प्राइमरी लेवल पे और स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी, पढ़ाई जा रही थी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन अब किताबें बननी शुरू हुई, अब ये सिलेबस का हिस्सा बन रहा है, किताबें आ रही। ये जो एक तरफ ये दूसरा काम चला है, इसको थोड़ा सा सकारात्मक लेके और इसके साथ हम सब लोग जुड़ जाएं। जैसे डोगरी संस्था है, आप हैं, मैं हूँ, हम ही लोगों ने तो फैसला करने में सबसे आगे रहना है। अगर हम डोगरी के काम को स्कूलों के साथ जोड़ दें, बच्चों को साथ मिला लें, और उसके बड़े तरीके हैं, इधर बताने की ज़रूरत नहीं, उनके कंपटीशन करवाएं, उनको एनकरेज करें पोइट्री करने के लिए, ड्रामे करने के लिए स्कूलों में जाकर। अगर वो डोगरी पढ़ते होंगे, चलो ठीक है, घर में उनके माँ बाप नहीं बोलते, उनको भी हम प्रार्थना करेंगे, भाई अपने घर में तो डोगरी बोलिए, मैंने डोगरी ही बोली है ना। सर, एक बात मुझे याद आती है, आप अक्सर कहा करते हैं कि जब बाहर के अब्रॉड में जो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना नाम कमाया, उन्होंने मातृभाषा में ही रिसर्च वर्क लिखा, तो जो डोगरी बोलने में हिचकिचाते हैं कि मेरा उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा या मैं compete नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बड़ा अच्छी बात मुझे पूछी। सिर्फ विदेश में ही नहीं, वो तो है ही, चलिए पहले वो बात मैं साफ कर दूं ताकि पता लग जाए। संसार की सबसे ज़्यादा इन्वेंशंस जर्मनी में हुए हैं। जर्मन जितने साइंटिस्ट हुए हैं आज तक, जितने वैज्ञानिक हुए हैं, जितने म्यूज़िशियन हुए हैं, आपको पता है जर्मनी म्यूज़िक में सबसे आगे रही है, क्लासिकल म्यूज़िक में बाख, शोपान, जितने लोग हुए हैं पहले, मोज़ार्ट, ये सभी जर्मन एंसेस्ट्री से आए थे। आइंस्टाइन साइंस में, मैक्स प्लैंक साइंस में, ये जिन लोगों ने बड़ी बड़ी डिस्कवरियाँ की है, ये जर्मन थे, और उन्होंने सारे का सारा काम जर्मन भाषा में की। जो अंग्रेज़ी के जिन्होंने काम किए, रदरफोर्ड है, या दूसरे साइंटिस्टों के नाम दे रहा हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरियाँ की, या बोहर है, इसका क्या कहते हैं, नॉर्वे के नीचे, स्वीडन के नीचे डेनमार्क, डेनिश है, तो उसने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था, जिसकी आज सब बात करते हैं, बीच में न्यूक्लियस है, आगे पीछे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये उसका था, डेनिश साइंटिस्ट था। उसने जो काम किया वो डेनिश लैंग्वेज में किया। अंग्रेज़ों ने जो काम किया वो अपनी इंग्लिश भाषा में किया। इन्होंने जो काम किया, वो जो स्वीडन में डिस्कवरी हुई वो स्वीडिश भाषा में हुई, जो रशियन ने डिस्कवरी की वो रशियन भाषा में हुई। उसको छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में आइए, हिंदुस्तान में आइए। कितने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है? सबसे पहला रविंद्रनाथ ठाकुर को। रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना सारा क्रिएटिव वर्क बंगला में किया, गीतांजलि बंगला में लिखी गई है, उसकी ट्रांसलेशन बाद में हुई, वो उन्होंने कर ली। अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने, और इन दोनों का मैं इकट्ठा ही कह देता हूँ, टैगोर ने और अमर्त्य सेन ने अपने अपनी जगह अलग अलग वक्त पर ये कहा है कि हमें बचपन में एक ही भाषा आती थी, वो बंगला थी, और अमर्त्य सेन तो कहते हैं जो दूसरी भाषा मैंने सीखी वो संस्कृत थी। तो लेकिन इन लोगों को कोई कमी तो नहीं आई। ये दुनिया में जितनी अच्छी ट्रांसलेशन टैगोर ने अपनी गीतांजलि की है, या जितनी अच्छी अंग्रेज़ी में अर्थशास्त्र के ऊपर किताबें अमर्त्य सेन ने लिखी हैं, किसने लिखी हैं, तो इनको अंग्रेज़ी सीखने में कोई समस्या नहीं आई। मैं तो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, ना ही कोई बहुत बड़ा साइंसदान हूँ, लेकिन मैं तो मस्तगढ़ स्कूल में फ़र्श पे बैठ के पढ़ा हूँ ना, टाटों के ऊपर डोगरी ही बोली जाती थी ना, घर में हमने डोगरी बोली। मास्टर जो हमारे थे उन्होंने हिंदी हमें डोगरी में पढ़ाई है, अंग्रेज़ी डोगरी में पढ़ाई है, मैथमेटिक्स डोगरी में पढ़ाया है। हम विदेश में रहे हैं, हमें आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपको इंग्लिश नहीं आती या आपको अपनी बात आपकी स्पष्ट नहीं होती। 200-300 पेपर अगर इंग्लिश में लिख लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि इंग्लिश में कोई कमी नहीं है। जब वहाँ जाते हैं तो बहुत से स्वीड और जर्मन
हमसे अपनी भाषा में बात नहीं करते। हम चाहते हैं वो करें, हम भी सीखेंगे उनकी, लेकिन वो इंग्लिश में करते हैं क्योंकि वो हमसे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमसे। तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अगर बच्चे ने डोगरी बोली होगी अपने घर में तो वो कल को इंग्लिश नहीं सीख सकेगा। मेरा बेटा जर्मनी में है, डोगरी बोलता है और जर्मन बोलता है फर्राटे से। सर एक चीज़ और साइंटिफिकली आप ज़्यादा बेटर कन्वे कर पाएंगे कि जब हम जैसे मेरी मदर टंग डोगरी है, पहली सोच मेरी डोगरी में ही होगी। उसको अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ तो मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रेस रहता है कि मैं हिंदी में जाऊँगा, हिंदी के बाद मैं इंग्लिश में जाऊँगा। तो 3 स्टेजेस का वो प्रोसेस है। उससे बेटर नहीं है कि हम डोगरी में ही सोचें, ज़्यादातर डोगरी में लिखें। और जैसे आप खुद कह रहे हैं कि फिर भाषा तो कोई भी आप सीखो तो अच्छी बात है। एक चीज़ और, अपनी विरासत को कैसे सहेज कर रखा जा सकता है, उसके बारे में मैं दर्शकों से ये साझा करना चाहूँगा कि सर को जिस किताब के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला वो गली मोहल्ले की बातें थी, विरासत की बातें थी, संस्कृति की बातें थी, जिसको सहेज कर रखना बहुत आवश्यक है। इनसे ही जानेंगे कि ये क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस एफर्ट के साथ, व्यक्तिगत एफर्ट के साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत को कैसे सहेज कर रखा जा सकता है। देखिए राजेश्वर जी, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, सभी महत्वपूर्ण हैं। और मुझे पता है ये कार्यक्रम ऐसा है कि जिसको आप बहुत लंबा नहीं खींच सकते। लेकिन सर ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि वक्त वक्त पर आप जैसी शख्सियत के साथ हम किसी एक विशेष टॉपिक को लेके बातचीत करते रहेंगे, ताकि दर्शकों तक वो जानकर जो बहुत मायने रखती है सहज तरीके से पहुंच भी पाएगी। आपने जो पहली बात पूछी ना, ये तो मैंने कह दिया कि जिस भाषा का जो व्यक्ति हुआ, जिन्होंने अद्भुत डिस्कवरी, इन्वेंशन की अपनी भाषा में की, या टैगोर ने जो बहुत अच्छा साहित्य रचा जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला, वो उनका अपनी भाषा में, मातृभाषा में था। लेकिन आपने सवाल ये पूछा कि अपनी मातृभाषा में ही सोचना चाहिए। ये सवाल है कि उनको क्यों मिला, ये उनको ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद ही जवाब दे दिया, जो ओरिजिनल आइडिया है वो अपनी मातृभाषा में आता है। जब चोट लगती है ना कहीं, जब कहीं पे आप गिरते हैं, चोट लगती है, हाय माँ निकलता है। तो मातृभाषा माँ है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो भी हमें ओरिजिनल विचार आएंगे वो अपनी भाषा में आएंगे, मातृभाषा में। और आप ये मुझे पूछ सकते हैं, जी आज के बच्चे हैं, उनको घर वालों ने हिंदी बोलने में लगा दिया, इंग्लिश बोलने में, उनको किस में आएंगे? हाँ, ये सवाल तो मतलब हर दिल में उभरता है, मस्तिष्क में उभरता है। उनको आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है वो हमेशा ओरिजिनल आइडियाज़ में हैंडीकैप्ड रहेंगे। उनको अगर आइडिया आएंगे तो वो कहीं अंग्रेज़ी से आएंगे, थोड़ा बहुत हिंदी से आएंगे, टूटे फूटे आएंगे, और वो एक भाषा के परफेक्ट ज्ञानी नहीं बन सकेंगे। क्योंकि जब आप एक ही भाषा सीखते हैं तो आपको उसकी ग्रामर बिना किसी से सीखे हुए पूरी ग्रामर आ जाती है। उसके बाद जब आप दूसरी भाषा सीखते हैं तो आपके दिमाग ने सिर्फ उसको ट्रांसफ़र करना होता है पूरे का पूरा, और वो सेटअप पहले का बना होता है। इसलिए ये जो खिचड़ी भाषा बोली जाती है, बच्चों की सोच खिचड़ी हो जाती है। आज आप ये बात कहते हैं, जो लोग महसूस करते हैं कि बच्चे हमारे करना चाहते हैं, उनमें बड़ी एनर्जी है, वो बड़े ब्रिलियंट हैं, उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल चीज़ें नहीं कर पाते क्योंकि उनको हमने एक भाषा नहीं दी है जिसमें वो पूरे डेप्थ तक जाके पूरे का पूरा सोच सकें। तो वो आजकल हम कहते हैं जी बड़े मसनूई से काम होते हैं। ऐसे दूसरी बातों में भी कहते हैं, देखिए जी कनेक्शन तो हैं, रिलेशन नहीं है। यही हालत है हर जगह।
कि नॉलेज तो है, विजडम नहीं है। तो ये जो हमने ये क्रिएट किया, आई थिंक पहली बात यही है कि जड़ों से जुड़िए, भाषा के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से भी। संस्कृति के माध्यम से मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए संस्कृति तो बहुत कुछ है, संस्कृति तो सदियों से चलती आ रही जिंदा रहने का ढंग है, और वो एक सोचने का तरीका है, वो संस्कृति है। खाना पीना भी संस्कृति है, कपड़े पहनना भी संस्कृति है। लेकिन जो असली संस्कृति है वो ये है कि किसी एक समाज में रहते हुए हमारे में कौन कौन से मानवीय मूल्य हमारे अंदर दाखिल हो गए हैं। डोगरों की एक, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, डोगरों को ये समझ होनी चाहिए कि हमारी एक मानसिकता है। हम लोग हैं जो मियाँ डीडो, बाबा जित्तो और ताता रणपत जैसे लोगों को प्यार करने वाले लोग हैं। किस लिए? इनमें से एक भी राजे के घर में पैदा नहीं हुआ था, एक भी किसी बड़े ख़ानदान से नहीं था। एक आज़ादी के लिए लड़ा, मरा, एक न्याय के लिए लड़ा, मरा, और तीसरा अपने हक के लिए लड़ा, मरा। हम डोगरे, और आज तक इनकी पूजा करते हैं, सब के मंदिर हैं। डोगरे ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। तो ये हमारी मानसिकता है, ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सभ्यता है, और इसलिए इसको बचाना बड़ा ज़रूरी है। हम अगर आज ये कहते हैं जी हम अपनी पेंटिंग के लिए सारी दुनिया में मशहूर हैं, हम अपने फोक सॉन्ग्स के लिए सारी दुनिया में मशहूर हैं, ये ठीक है, हैं, हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी एक मानसिकता है जो इतनी खूबसूरत है, इतनी मानवीय है, उसको भी बचा के रखने की ज़रूरत है। सर, आप स्टूडियोज़ में आए, आपसे फिर भी मुलाकातें जारी रहेंगी भविष्य में भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अस्तित्व को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपकी पहचान है। अगर आप अपनी जड़ों से ही विमुख हो गए, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। यही कहना था प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी का भी। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ मैं राजेश्वर सिंह राजू, आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।